बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान और ये समय है आपके अपने फेवरेट शो का जिसका नाम है सच के साथ। और मैं भी पूरे सच के साथ आपको बता रहा हूं कि हर मंगलवार और गुरुवार को मैं आपसे मिलने के लिए आता हूं। सच की एक नई इबारत लिखने की हम और आप कोशिश करते हैं। तो फिर इस कोशिश में आपका साथी घनश्याम उपाध्याय स्वागत करता है आपके अपने इस शो में। कुछ लोग खामोश हैं ये सोचकर कि सच तब बोलेंगे जब सच के जरा दाम बढ़ेंगे। अब सच के दाम कब बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे और सच के दाम बढ़ने में किसका कितना फायदा है, ये अपनी अपनी थ्योरी हो सकती है। लेकिन यकीन मानिए, सच बोल कर देखिए, आप प्रफुल्लित हो जाएंगे, आप प्रसन्न हो जाएंगे, आप आह्लादित हो जाएंगे, आप उमंग तरंग सब में खो जाएंगे। बस यही मैं कोशिश करता हूं कि सच की पाठशाला लगाएं और उस सच को आपके सामने लाएं जो आपके लिए जानना जरूरी है। और ये पूरी कोशिश जानते हैं ना आप, 50 से 55 मिनट में मैं हफ्ते में 2 बार आपके लिए करता हूं। तो फिर आज जिस विषय की हम बात कर रहे हैं वो है जीएसटी। जी हां, जीएसटी जो 7 बरस का हो गया। 1 जुलाई 2017 से 2024 तक का इस सफर बताता है कि जीएसटी एक देश एक कर के पर्सपेक्टिव को, अवधारणा को किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। कई टैक्सेस थे, कई कर थे, बड़ा झमेला था, बहुत बड़ा जंजाल था जिसको सॉर्ट आउट करने की सरकार ने कोशिश की। और कह सकते हैं कि आजादी के बाद से अगर कुछ बड़ी उपलब्धियां गिनी जाएं तो उन उपलब्धियों में जीएसटी का आना हमारे जीवन में एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। लेकिन 7 बरस का सफर है, कुछ अप एंड डाउन्स भी रहे होंगे। तो इन अप एंड डाउन्स को आज हम समझेंगे और यह भी समझेंगे कि अगले 7 बरस में किस तरह की तस्वीर हम उकेर सकते हैं। तो आज जीएसटी पे बात करेंगे जीएसटी के प्रारूप की, बात करेंगे उसको लाने की कोशिशों की, और बात यह भी कि कोशिशें कितनी सफल हो पाई या फिर नहीं हो पाई। हालांकि जो रिकॉर्ड मिला है उसके हिसाब से तो कमाल किया है जीएसटी ने, राजस्व झमाझम वसूला है। तो आज बेहद खास मेहमानों का खास पैनल मेरे साथ जुड़ेगा हमेशा की तरह, जो आपको जीएसटी को समझाएगा। हालांकि आप समझ चुके हैं 7 साल में, लेकिन फिर भी जीएसटी को समझाने की कोशिश और ये समझने का प्रयास भी कि अगली आने वाली चुनौतियां जीएसटी के लिहाज से एक आम आदमी के लिए, व्यापारियों के लिए, क्रेता के लिए, विक्रेता के लिए कितनी बड़ी हो सकती है। तो फिर समय को जाया नहीं करेंगे, शुरुआत करेंगे आपके अपने शो की जिसका नाम आप जानते हैं क्या है, जरा बताइए, सच के साथ। तो सच के साथ शुरुआत आज के इस शो की, पहले एक रिपोर्ट, फिर बेहद खास मेहमानों का खास पैनल, चर्चा की शुरुआत करेंगे। रहिएगा मेरे साथ, रिपोर्ट देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी 7 साल का हो गया। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पूरे देश में लागू किया गया था। संसद की ओर से कराधान के लिए लागू किए गए नए कानून के जरिए भारत में नया कर सुधार किया गया। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया जीएसटी 360 डिग्री कर सुधार था, जिसने भारत की कराधान व्यवस्था को ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जीएसटी को कई करों को मिलाकर बनाया गया है। यहाँ सबसे खास बात यह है कि जीएसटी के लागू होने से कर व्यवस्था में पारदर्शिता आने के साथ ही तकनीकी युग की शुरुआत हो गई। ये इसी का नतीजा है कि पिछले 7 सालों के दौरान जीएसटी के जरिए वित्त वर्ष 2017-18 से 2023-24 के बीच करीब 95.58 लाख करोड़ रुपए के राजस्व की वसूली की गई, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। जीएसटी को एक पारदर्शी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसका उद्देश्य एक कर एक देश की अवधारणा को साकार करना था, जो अपने उद्देश्य को पूर्ण करता नजर आ रहा है। जीएसटी के तहत राजस्व में समय के साथ बढ़ोतरी देखी गई है। किसी एक माह में ये संग्रहण 2 लाख करोड़ रुपए को भी पार कर चुका है, जो इसकी सफलता की ओर इशारा करता है। व्यापारियों को जीएसटी ने विभिन्न करों के जंजाल से मुक्ति दिलाई है और एक एकीकृत कर प्रणाली प्रदान की है, जो किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। जीएसटी ने भारतीय कर प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है।
इसके कई सकारात्मक प्रभाव भी दिखाई दे रहे हैं। जीएसटी के 7 साल के आंकड़ों को कुछ इस तरह से समझा जा सकता है। 7 साल में जीएसटी से 95.58 लाख करोड़ रुपए आए। वित्त वर्ष 2017-18 में जीएसटी से 7.19 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ। वित्त वर्ष 2018-19 में जीएसटी से 11.77 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ। बात करें वित्त वर्ष 2019-20 की तो जीएसटी कलेक्शन 12.22 लाख करोड़ रुपए का हुआ। वहीं वित्त वर्ष 2020-21 में जीएसटी कलेक्शन 11.36 लाख करोड़ का हुआ। वित्त वर्ष 2021-22 में जीएसटी कलेक्शन 14.76 लाख करोड़ का दर्ज किया गया। वित्त वर्ष 2022-23 में जीएसटी कलेक्शन 18.10 लाख करोड़ रुपए का हुआ। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जीएसटी कलेक्शन 20.18 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड किया गया। वहीं सरकार जीएसटी को और सार्थक बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। पीएम मोदी ने आम आदमी को जीएसटी से हुए फायदे के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी के जरिए सुधार हमारे लिए 140 करोड़ भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने का एक साधन है। जीएसटी लागू होने के बाद घरेलू उपयोग का सामान काफी सस्ता हो गया है। इससे गरीबों और आम आदमी को काफी बचत हुई है। हम लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए आगे भी इन सुधारों को जारी रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में जीएसटी के 7 साल के सफर को नजदीक से समझने की कोशिश करेंगे और जीएसटी को लेकर आने वाली भविष्य की चुनौतियों पर भी मंथन किया जाएगा। तो चलिए जीएसटी के 7 साल के सफर को समझते हैं और इस कोशिश में मेरे साथ बेहद चुनिंदा मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। तारुफ में आपका एक एक करके कराता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर स्वागत आपका हमारे शो में। अभिषेक राजा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जीएसटी एक्सपर्ट हैं। अभिषेक जी स्वागत आपका हमारे शो में। अभिषेक जी समझेंगे आज जीएसटी के बारे में। विपुल सिंघल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया टेंट डीलर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से। सर बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आकाश जिंदल, अर्थशास्त्री हैं, टैक्स एक्सपर्ट है और टैक्स गुरु भी हम आकाश को कहते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत अमलेंदु जी आप ही से आज। सर 2000 की जो कोशिश की गई 1 जुलाई 2017 से, तो फिर उस कोशिश को आते आते 7 साल का समय लग गया। इस 7 साल के सफर को अगर हम चरणबद्ध तरीके से समझने की कोशिश करें तो सर ये सफर कैसा रहा? आपका बीइंग अ जर्नलिस्ट एनालिसिस्ट क्या कहता है? देखिए, जब कोई भी नई व्यवस्था लागू होती है तो जाहिर सी बात है कि उसकी कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, कुछ बहुत सी चीज़ें समय के साथ साथ इसको समझा जाता है, उसमें कुछ सुधार किए जाते हैं कि क्या हमसे इसके क्रियान्वयन में कोई कमी रह गई है तो उसको किस तरह से ठीक किया जाए। कुल मिला के ये सही है कि जीएसटी के लागू होने के बाद बहुत सी जो कर संबंधी दिक्कतें थी वो सॉल्व हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ विसंगतियां भी बनी। तो दोनों चीज़ें, तो अगर हम उसकी समीक्षा करेंगे तो दोनों पहलू से करेंगे कि क्या अच्छा हुआ और क्या उसमें ज्यादा क्या रहा सर, ज्यादा क्या रहा, अच्छा या बुरा? नहीं, आपकी दोनों चीजें हो सकती हैं, अच्छी भी मैटर करता है ना सर, परसेंटेज मैटर करता है। देखिए, अगर आप आंक रहे हैं, मैंने आपको एनालिसिस पूछा है तो आप मुझे बताइए सर, क्या आपको ज्यादा पढ़ने में क्या चीज दिखाई देती है? देखिए, अगर आप केंद्र के हिसाब से सोचें, राजस्व की प्राप्ति के हिसाब से सोचें तो जीएसटी अच्छा रहा। केंद्र को राजस्व की ज्यादा प्राप्ति हुई। किन मायनों में अच्छा रहा सर? इसलिए कि भाई आपने ऑनलाइन कर दिया, ज्यादा आपका रेवेन्यू कलेक्शन होने लगा, केंद्र सरकार की आय के स्रोत बढ़े, इस हिसाब से आप इसको अच्छा कह सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका दूसरा पक्ष देखें तो राज्यों के साथ नाइंसाफी हुई। ये इस पक्ष और राज्यों के साथ विवाद जो है वो काफी बढ़ रहे हैं कि जीएसटी कलेक्शन जो होता है उसकी रेवेन्यू शेयर को लेकर हर चीज का ड्रॉबैक होता है। हाँ, तो वही मैंने कहा ना कि कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं, लेकिन होता ये है कि हम समय के साथ जो कमियां रहती हैं उसको हम सुधार करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब ध्यान इस पर दिया जाना चाहिए कि जो व्यवस्था लागू हो गई इसमें जो कमियां रह गई उनको दूर किस तरीके से किया जाए। नहीं सर, मैं ये समझ रहा, जैसे 2017 से शुरुआत हुई तो 2017 से 2018, फिर 19, 20, 21, 22, तो ग्रेजुअली कुछ इंप्रूव आपको दिखाई दिया, या फिर जो स्थिति 2017 में थी, जो उहापोह, जो डायलेमा, जिस तरह की विसंगतियां, वो आपको 2024 में भी दिखाई दी हैं?
या इंप्रूवमेंट हुआ है इस बीच? तो ये इम्प्रूवमेंट कई मायने में हुआ है, लेकिन जो लक्ष्य था वो मुझे लगता है वो प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि जैसा कहा गया था कि एक राष्ट्र एक कर, तो एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि आपने उसमें स्लैब दिए हुए हैं कर के मामले में। तो एक राष्ट्र में एक कर तो नहीं है, वो अलग अलग है। कुछ मामलों में राज्य भी अपने कर लगा रहे हैं, और फिर जो विवाद राज्यों के साथ है कलेक्शन को लेकर के, कि उनका हिस्सा जो है, आप देखिए मुख्यमंत्री कई राज्यों के आकर के दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलते हैं या वित्त मंत्री के पास आते हैं कि हमको हमारा शेयर दीजिए। पहला सत्र होता है संसद का, उसी में मांग उठने लगती है। ये जंग तो अनादिकाल से चली आ रही है सर, वो चलती भी रहेगी, अनंत है सर ये तो इसके लिए जीएसटी को खराब बता देना थोड़ा सा नहीं, मैं खराब नहीं है सर। मैं खराब बता भी नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो गलतियां हैं या जो विवाद के विषय उनको हल करने की तरफ बढ़ाया जाना चाहिए। मतलब जो कमियां हैं उनको हल करने की तरफ बढ़ाया जाना चाहिए, और हर चीज की अच्छाइयां होती हैं और बुराइयां होती हैं, दोनों पक्ष होते हैं। आप किसी भी उसकी करेंगे तो अच्छाइयां बुराइयां दोनों होंगी। अच्छाइयां ये है कि लोगों को सुविधा हो गई कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। बुराइयां जो है वो केंद्र और राज्य के संबंधों को लेकर के वो ज्यादा हैं। चलिए, लेकिन आम आदमी प्रायोरिटी पे है सर देश की, ये सबसे बड़ी बात है। आप मेरे साथ रहिए सर। अभिषेक राजा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जीएसटी एक्सपर्ट हैं। अभिषेक जी, देश की कराधान व्यवस्था को जिस सपने के साथ देखा गया था कि उसमें व्यापक सुधार होंगे, वो सुधार होते हुए नजर आ रहे हैं क्या? जैसे उपाध्याय जी ने भी कहा कि एक देश एक कराधान की व्यवस्था में अभी फॉर्मूला सेट नहीं हो रहा है। वन नेशन वन टैक्स, ये कहकर मार्केटिंग की गई थी जीएसटी की। आज व्यापारी से पूछ लीजिए, नोटिसेस आ रहे हैं किस चीज के? आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी क्लेम कर लिया, सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट था, आईजीएसटी क्लेम कर लिया। अगर वन नेशन वन टैक्स है तो ये नोटिसेस क्यों हैं? जीएसटी लाने के दो बेसिक ऑब्जेक्टिव थे, रिडक्शन ऑफ लिटिगेशन। थैला भर के नोटिस आए हैं, आप देख लीजिए कितने नोटिस आए हैं। हर व्यापारी त्रस्त है नोटिस से, और इतने नोटिस हैं कि इसका कोई रिलीफ नहीं है। ये कह देना कि वन नेशन वन टैक्स, रिडक्शन इन लिटिगेशन, ये दो ऑब्जेक्टिव तो पूरे कभी हुए ही नहीं। तीसरा था रिमूवल ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स पर टैक्स। जैसे वैट का व्यापारी था, उसको सर्विस टैक्स एक्साइज का क्रेडिट नहीं मिलता था, जो सर्विस टैक्स में डील करता था उसको वैट का क्रेडिट नहीं मिलता था। ये सहूलियत जीएसटी ने दी और इसमें रिलीफ मिला, टैक्स पर टैक्स नहीं लग रहा, और इसलिए टैक्स का बोझ कम हुआ और लोगों को चीजें थोड़ी सस्ती हुई। लेकिन एक प्रॉमिस था जो सरलता की तरफ जाना था, गुड एंड सिंपल टैक्स भी बोला गया इसको, तो ना तो ये सिंपल रहा, तो इनफैक्ट ये इतना कॉम्प्लिकेट हो चुका है जिस पर 7 साल में 1000 से ज्यादा अमेंडमेंट लाए जाएं। एक ऐसा कानून जिस पर 1000 से ज्यादा अमेंडमेंट आए, 7 साल में 12,500 से ज्यादा केस लॉज रिपोर्टेड है, यानी हर रोज 5 से ज्यादा हाई कोर्ट के जजमेंट हैं। ऐसे कर को आप सरल बोलते हैं? ना सरल है ना आसान है। और बात आपने कही कि इतने लाख करोड़ का कलेक्शन हो गया, वो सरकार ने मना कर दिया आगे से वो कलेक्शन नहीं देंगे। जुलाई में 1 जुलाई को डिटेल नहीं आई कि कलेक्शन कितना हुआ, तो वो भी आंकड़े आप आगे चल के नहीं बता पाएंगे। लेकिन सर अभी ट्रिब्यूनल नहीं बनी है, ट्रिब्यूनल नहीं बनी है सर। 2017-18 से 2023-24 का ये 95.58 लाख करोड़ का है सर। ये एक बड़ी डील नहीं दिखाई देती सर? आप एक बात बताइए, किसी प्रणाली का सक्सेस इस बात से माना जाए कि उसने टैक्स ज्यादा कलेक्ट करके दिया या लोगों को सुविधा दी, चॉइस आपकी है। ठीक है। मेरे हिसाब से जो प्रॉमिस था और जो डिलीवर हुआ, इसमें काफी फर्क है, सुधार की गुंजाइश है। लेकिन जो रास्ता जीएसटी ने लिया है, जो सुविधाएं जीएसटी ने दी हैं, वन नेशन में वन टैक्स, जो मूवमेंट है गुड्स का और एक तरह का टैक्स है, ये इंडिया का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। और आज भी इसके जो बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स लॉसेस से ज्यादा हैं, यानी जनता के लिए भी सरकार के लिए भी बेनिफिट ज्यादा हैं, नुकसान कम है। लेकिन व्यापारी वर्ग को तकलीफ थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है। हमारे साथ आकाश जी भी हैं, अर्थशास्त्री हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। तो आकाश जी, एक बड़ी तस्वीर खींचने की कोशिश यहाँ पे अभिषेक जी ने की है, लेकिन इसके इतर आपका एनालिसिस क्या कहता है, क्या विश्लेषण है? क्या जीएसटी को जिस चश्मे के साथ हम देखने की कोशिश कर रहे हैं वो सही है या फिर उसे बदलने की जरूरत है? डेफिनेटली
चश्मा वो जिससे दुनिया देख रही है। आज जीएसटी एक बहुत सक्सेसफुल टैक्स है और दुनिया की बात करें, ग्लोबल रिसर्च एजेंसीज जब आज कहती हैं कि दुनिया के बड़े हिस्से में स्लो डाउन है, चाहे हमसे बड़ी इकोनॉमीज की बात करी जाए, अमेरिका हो, चाइना हो, जर्मनी हो, जापान हो, चारों इकोनॉमीज हमसे बड़ी हैं, उनमें स्लो डाउन है, लेकिन हिंदुस्तान सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। 8.2% की जीडीपी ग्रोथ हमने दिखाई है। उसके कारणों में से एक कारण जो बताया जाता है, और ये आकाश जिंदल नहीं, ग्लोबल एजेंसी बता रही है, वो है जीएसटी रिफॉर्म। तो जीएसटी एक ऐसा माइलस्टोन है जिसने हिंदुस्तान को तरक्की दी है, तेजी दी है, और आज जब दुनिया ग्लोबल स्लोडाउन को देख रही है, हिंदुस्तान नए तरक्की के रिकॉर्ड बना रहा है, उसमें जीएसटी का अपना रोल है। अभिषेक जी तो ये नहीं मान रहे हैं, वो तो कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा, देखिए ऐसी पूरी तरह बुरा नहीं कहा है। मैंने कहा है कि बेनिफिट्स, अगर बेनिफिट और लॉस को एनालाइज करें तो बेनिफिट ज्यादा है। लेकिन सर आपने ये भी कहा ना कि ये अपनी राह से भटक गया, जिस कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत हुई वो कॉन्सेप्ट नहीं हुआ, इसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है। लेकिन आकाश तो बिल्कुल डिफर करते हैं आपसे, वो बता रहे हैं किस तरह का स्लो डाउन है और उसके बावजूद हम कैसे ग्रो कर रहे हैं। We live in a democratic world. We can have two difference of opinion and we can live happily. I welcome your opinion, sir. I am welcome. But फिर भी मुझे ये समझाइए ना कि अगर दो एक्सपर्ट्स मेरे साथ हैं और एक एक्सपर्ट कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है और दूसरा कह रहा है, तो मेरे व्यूवर्स कंफ्यूज हो सकते हैं सर। वो कंफ्यूजन मुझे दूर करना है, मैं इसीलिए बैठा हूं यहाँ पे। बता रहा हूँ, आप बताइए 12,500 जजमेंट्स हैं। अच्छा अभिषेक जी और आकाश जी को विंडो में रख लीजिए प्लीज पीसीआर, फिर दोनों की बातचीत हो सकती है आराम से। बोलिए सर। देखिए मैं बोलूं, अभिषेक जी बोलिए। हाँ बोलिए पहले उनको बोलने अच्छा दीजिए। बोलिए आकाश में बोलिए। देखिए मेरे मित्र ने जो बात कही है, देखिए जजमेंट्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, एक नया लॉ आया है, इतनी बड़ी कंट्री है और ट्रेडर्स का कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम रहा है। कुछ हमारे ट्रेडर्स भाई ऐसे थे जो गांव देहात में थे, जो टेक्नोलॉजी को यूज टू नहीं थे, इंग्लिश को यूज टू नहीं थे, उसके अलावा एमएनसीज भी थी। तो हिंदुस्तान में जो ट्रेड और बिजनेस है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ब्रॉड है, फैला हुआ है। तो ऐसे में प्रैक्टिकल तरीका यही है कि सिचुएशन के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अमेंडमेंट्स लाई जाए। देखिए जैसे जैसे सिचुएशन आती गई, जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस आते गए, सरकार ने फैसले किए। इसमें क्या गलत चीज है? एक नया लॉ लाया गया। अगर हम ये कहें कि सरकार को तो जी सब कुछ सबसे पहले पता होना चाहिए था, ऐसे कैसे हो सकता है? एक नया टैक्स सिस्टम लाया गया है, इतने बड़ी कंट्री है, आज 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो जैसे जैसे सिचुएशन आएगी, जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस आएंगे, अगर लोगों को कुछ दिक्कतें आएंगी तो उन दिक्कतों को दूर करने के लिए अमेंडमेंट्स तो लाने पड़ेंगे ना। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है। देखिए शुरू में जब जीएसटी आया था, बहुत से इश्यूज आए थे, मेरे मित्र इस बात को याद करेंगे। कभी कहा जाता था पोर्टल सही नहीं चल रहा, कभी कहा जाता था लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कैसे काम करना है। तो वो क्या था, एक नया ट्रैक चेंज किया था। जब नया ट्रैक चेंज किया था तो थोड़ी सी दिक्कत, तो ट्रेन भी जब ट्रैक चेंज करती है थोड़ी सी जो है घिसटने की आवाज तो आती है ना, तो वो तकलीफ थी। तो अभी सरकार ने भी एक नया जो है टैक्स सिस्टम लाया है। तो जैसे जैसे लोग उसे अडॉप्ट करेंगे, अडेप्ट करेंगे, प्रैक्टिकल इश्यूज आएंगे, ठीक है, तो वो चीजें तो होती जाएंगी। अभिषेक जी एक रिवर्ट करिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए जब नया लॉ आता है तो वी से इट हैज अ टीथिंग प्रॉब्लम। जो नया, जैसे नया बच्चा भी आता है तो उसको टूथिंग प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे ही इन लॉस की बात थी कि शुरू में अमेंडमेंट्स आ जाए, चलिए ठीक है, 1000 अमेंडमेंट। इर्रेगुलर जीएसटी मीटिंग अभी 22 जून 2024 को मीटिंग हुई और इससे पिछली मीटिंग 7 अक्टूबर 2023 को हुई। इर्रेगुलर मीटिंग्स है, कभी तो होती है कि 1 महीने में 2 कर दी, 1 महीने का गैप पूरा नहीं होता, 2 मीटिंग्स कर दी। जो एक्सपेक्टेशन थी इंडस्ट्री की, ट्रेड बॉडीज की, उसमें जो प्रॉमिस हुआ, जो डिलीवर हुआ, वी आर मूविंग टूवर्ड्स इंस्पेक्टर राज। इंस्पेक्टर राज बहुत बुरी तरह बढ़ चुका है और इसको कम करने की जरूरत है। इनफैक्ट अभी कुछ दिनों पहले ही न्यूज आई है दैट फॉर हाई पिच नोटिसेस द गवर्नमेंट इज सेइंग दैट विदाउट देयर परमिशन, विदाउट फाइनेंस मिनिस्ट्री परमिशन, they will not issue high pitch notices. The notices, the amount of the notices are too high. और अभी 11A equivalent to central excise इसी 53rd GST council meeting में बताया है, we would be coming with it, we would be seeing this, और वो शायद बजट से implement हो भी जाए। So ये जो changes हैं वो कुछ ऐसा है कि हुजूर आते आते बहुत देर हो गई। See the order for adjudication order for 17, 18, 19, 19, 20 and 18, 19 has been passed.
Now they have provided relief from interest and penalties. So this could have been done in October meeting. ठीक है, ठीक है। तो कुछ कुछ पेचीदगियां हैं जिनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है, और मेरा सभी से रिक्वेस्ट है सर, प्लीज ट्राई टू स्पीक इन हिंदी, वी हैव ए हिंदी ऑडियंस। तो मैं आपसे करबद्ध करता हूं प्रार्थना कि आप हिंदी में बात करेंगे, क्योंकि अच्छे से मेरे व्यूवर्स समझ पाएंगे। विपुल जी मेरे साथ हैं। तो विपुल जी, व्यापारियों को लेके दर्द सभी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या व्यापारी वाकई इतना परेशान है, या फिर जो करों का बड़ा जंजाल था सर, उससे एक बड़ी मुक्ति व्यापारियों को मिली है? आप खुद एक व्यापारी हैं, बड़े लेवल पे आप व्यापार रन कर रहे हैं सर, क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा कहा आपने। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। विपुल सिंघल, अध्यक्ष ऑल इंडिया टेंट डीलर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बॉडी है जो 8 से 10 लाख टेंट व्यवसायियों को रिप्रेजेंट करती है जी। बहुत अच्छे दिन आप लोगों ने इसको रखा है। 7 बहुत ही शुभ होता है, हफ्ते के 7 दिन, 7 समुंदर, 7 फेरे, सभी चीज़ें बहुत शुभ होती हैं। आपने इसको रखा, 7 साल पूरे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने इसका स्वागत आने से पहले ही साथ किया। टेंट इंडस्ट्री में ये किताबें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऑल ओवर इंडिया हमारी संस्था ने 80 से ज़्यादा सेमिनार्स अभी तक किए, जिसके अंदर हम टेंट व्यवसायियों को और बाकी सभी व्यवसायियों को जो उस शहर में मौजूद होते हैं उनको जीएसटी के पंजीकरण और इससे जुड़ी हुई चीज़ें समझाने का काम करते हैं। अच्छा, बात आती है कि व्यापारी इतने सारे नोटिसेज आए तो समाधान भी आए, उनके जजमेंट्स भी आए। एक बहुत अच्छी चीज़ हमारे ही सहपाठी ने कही कि इतने सारे 5 जजमेंट्स रोज आ रहे हैं। कितनी अच्छी बात है कि हमारे जजमेंट्स भी बहुत जल्दी होकर के आ रहे हैं। व्यापारियों ने कभी अपने व्यापार को कभी सरकार के साथ साझा करने की कोशिश नहीं की। शायद वजह यह रही कि 1000 से ज़्यादा इसके अंदर बार बार चेंजेस लाने पड़े हैं। जैसे जैसे हमारी तकलीफ़ें, हमारी बातें सरकार तक पहुंचती रही, सरकार का धन्यवाद कि उन्होंने बार बार उनको इम्प्लीमेंट करके हमारे लायक उसको बनाने की कोशिश की। पहले एक व्यापारी फॉर्म 31 फॉर्म सी अगर उसे अपने ही स्टेट से मंगाना है, दूसरे स्टेट से मंगाना होता तो फॉर्म के लिए लाइन में खड़ा रहता था, रोजाना 2-2 4-4 घंटे ऑफिस में लगाता था, तब जाकर के उसे फॉर्म मिलते थे। फॉर्म गलती से खो जाता था, आदमी का 500 का नोट खो जाए तो उसे दर्द इतना नहीं होता जितना फॉर्म खोने के ऊपर पेनल्टी का प्रोविजन उसके पास लगता था। आज की तारीख में फॉर्म उसको लेने जाने का, वहाँ पे समय खराब करने का, फॉर्म के खोने का कोई दर्द नहीं है। फॉर्म खोने जैसी कोई चीज़ नहीं है। आप अपने यहाँ ई वे बिल जनरेट करते हैं, अपने ही आप बॉस बन गए हैं। अपने आप ई वे बिल अपने प्रेमिसेस से जनरेट करा, आपने सामान को लादा और दूसरी जगह भेज दिया। कहीं पर भी आप हिंदुस्तान में उस सामान को ले जाने का व्यापारी खुश है सर? मतलब फिर व्यापारी बिल्कुल खुश है इसके आने से, क्योंकि उसकी बहुत सारी चीजें खत्म हो गई हैं। हम एज अ पैनलिस्ट, मतलब जो दूर से देख रहा है, शायद उसको लग सकता है कि हमारा दर्द यहाँ पर है, हमारा दर्द वहां पर है। एक जंग लड़ रहा है बॉर्डर के ऊपर, लग सकता है उसके घुटने पे खून निकला है तो कितना दर्द है, सहन कर रहा होगा, सहन जरूर कर रहा होगा, लेकिन उसे अच्छा कितना लग रहा है यह उसी वॉरियर को पता है जो बॉर्डर पर है, उसी व्यापारी को पता है जो व्यापार कर रहा है, जो उस ऑफिस के चुंगल से निकलकर बाहर आ गया है, जिसको किसी प्रकार का फॉर्म नहीं देना पड़ रहा है, डबल टैक्सेशन नहीं लग रहा है। पहले डबल टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी भी लगती थी, वैट भी लगता था। आज एक ही टैक्स लगता है, उसके अंदर अलग अलग स्लैब्स दे दिए हैं। उनका भी समाधान हम कोशिश करते हैं, बार बार मांग करते हैं कि वे आ जाएंगे और समय रहते हुए आएंगी भी जरूर, इतनी हमें उम्मीद है। टैक्स कितना कम हुआ है, एक छोटा सा, अगर हर एक व्यक्ति ही, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं सभी लोग रेस्टोरेंट में गए होंगे, जब वैट लगता था तो रेस्टोरेंट के ऊपर वैट 22% 23% जाकर बैठता था, 18% प्लस सर्विस टैक्स जो 22% के करीब होता था, आज मात्र 5% टैक्स है। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं केवल 5% टैक्स है। इसी प्रकार बहुत सारी छूट हमारे व्यापारियों को मिली है, हमारे ग्राहक को मिली है, जिसको बिल्कुल इसके अंदर हमारे को फायदा हुआ है। इस देश के लोगों को इस चीज का फायदा बहुत। ठीक है सर, ठीक है, आपने कई सारे सवालों का जवाब दे दिया। मैं अभिषेक जी से लूंगा इन सारे सवालों का जवाब, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना है। चर्चा को आगे यहीं से बढ़ाएंगे। जीएसटी को आज नजदीक से समझने का मौका है, गवाइएगा नहीं। ब्रेक के उस पर यही मिलता हूं आपसे। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो आज सच के साथ में बात हो रही है जीएसटी की। 7 साल का सफर उसने पूरा किया, कुछ उपलब्धियां भी हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं, और इन्हीं तमाम चीजों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सभी खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अमलेंदु जी मेरे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो अमलेंदु जी, घरेलू उपयोग के सामान की कीमत के कॉन्टेक्स्ट में
उसके परिप्रेक्ष्य में अगर जीएसटी की उपयोगिता को हम समझें तो आम आदमी के हितों को कितना प्रभावित किया इस जीएसटी ने इन 7 सालों में? देखिए, टैक्सेशन का क्या आम आदमी पर प्रभाव पड़ता है, तो अब ये तो उसी से प्रभाव पड़ता है कि महंगाई कम हुई कि नहीं हुई, चीज़ें सस्ती हुई कि नहीं हुई। मुझे नहीं लगता कि कोई भी उपभोक्ता वस्तु जो है कुछ सस्ती हुई हो, और सस्ती होती भी नहीं है कोई भी चीज़, हमेशा बढ़ती ही, महंगाई बढ़ती ही है, तो बढ़ती जा रही है। तो सस्ता होने का तो मुझे लगता है दावा वो ज़्यादा ठीक नहीं है। ये हो सकता है कि अपेक्षाकृत कुछ सस्ता रहा हो, मतलब महंगाई उस तरीके से वस्तुओं के दाम ना बढ़े हो जिस तरीके से बढ़ने चाहिए थे, उस तरीके से ना बढ़े हों। लेकिन ये इसको लेकर की जो दिक्कतें हैं, जो असली दिक्कतें हैं घनश्याम जी, वो दिक्कतें ये हैं, इसकी प्रक्रियागत दिक्कतें हैं। आप देखिए अदालतों के ऊपर इसका बोझ कितना बढ़ गया। इसका अपीलीय न्यायाधिकरण जो है, जो तुरंत बन जाना चाहिए था, वो 7 साल के बाद जाकर के बना, और जस्टिस संजय कुमार मिश्रा जो है उन्होंने अभी मई में जो है जाकर के कार्यभार ग्रहण किया है। और तमाम मुकदमे जो अपीलीय न्यायाधिकरण में जा सकते थे वो तमाम हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में गए। मैं एक दिन सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई देख रहा था, अरविंद केजरीवाल की उस पर बहस चल रही थी, तो बताया गया कि जो एएसजी हैं मिस्टर राजू, एसबी राजू, वो चूंकि दूसरी अदालत में हो, 300 मुकदमे जीएसटी के लगे हुए हैं, उसमें व्यस्त है वो, इसलिए थोड़ी देर से आएंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट में 300 मुकदमे एक ही दिन जीएसटी के पहुंचे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ही सख्त राय दी कि जीएसटी के मामलों में सख्ती नहीं की जा सकती, और इसको आप नोटिस को लेकर के की। तो यानी जो एक तरीके से जो जिसके लिए कहा गया था कि इंस्पेक्टर राज खत्म किया जाना है, तो इंस्पेक्टर राज खत्म किस तरीके से हुआ, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। क्या वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ, या इसमें कुछ दिक्कतें हैं? तो अगर उसमें दिक्कतें हैं तो जाहिर सी बात है कि जिस सरकार ने लागू किया वो सरकार इस पर भी ध्यान दे कि इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाना है। जो मतलब कानूनी दांव पेच हैं वो थोड़े कम हो और लोगों को सुविधा बढ़े, जिसके लिए लाया गया था। सर, हम बहुत लालची नहीं है क्या? हाँ, क्या हमारा ये सोचना है कि कोई योजना आए और वो बिल्कुल बम्पर सफल हो जाए, उसकी सक्सेस रेट 100% हो जाए? सर, ऐसा सोचना अवसरवादिता नहीं है क्या? हम थोड़े से लालची नहीं दिखाई देते? हम ऐसा सोचते हैं अगर कोई भी जादू की छड़ी चले और सब कुछ वैसा हो जाए जैसा हम चाहते हैं? सर, टेस्ट एंड ट्राई भी होता है ना? नहीं, देखिए, टेस्ट एंड ट्राई के लिए समय जो है वो कितना लिया जाना चाहिए, सवाल ये है। उसमें धीरे धीरे सुधार भी हुए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं सर। अमेंडमेंट्स हुए, अब जैसे पीएमएल एक्ट के अंतर्गत आ गया, हाँ, जीएसटी पीएमएल एक्ट में आ गई, तो अब आप पीएमएलए में जीएसटी को ले आएंगे तो क्या होगा फिर आगे जब नोटिस आएंगे? तो मतलब जो चीज सर वही है ना, जिसने जो देखना चाहता है वो वही देख पा रहा है। वो जो देखने की बात नहीं है। मैं मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों को सॉर्ट आउट करने के प्रयास होने चाहिए। सवाल ये नहीं कि हो रहे हैं क्या? आपको क्या लग रहा है? प्रयास हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? प्रयास हो रहे हैं, निश्चित तौर पर प्रयास हो रहे हैं। अब जैसे 7 साल के बाद अपीलीय न्यायाधिकरण के जस्टिस संजय कुमार मिश्रा बने हैं, उन्होंने ले ली उसकी जगह। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मुकदमे पहुंचते थे वो रुक करके पहुंचेंगे, पहले न्यायाधिकरण में जाएंगे, अपीलीय न्यायाधिकरण में, वहां से जब सॉर्ट आउट हो जाएगा तब आगे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये कि जो इंस्पेक्टर राज खत्म करने की बात थी, क्या वो इंस्पेक्टर राज मजबूत तो नहीं हुआ? कि जो आपकी जो मूल धारणा थी, मूल धारणा ये थी कि इंस्पेक्टर राज खत्म होगा, व्यापारियों को सहूलियत होगी और पूरे राष्ट्र में एक तरीके का होगा। सर, जीएसटी को फिर से नहीं, बिल्कुल नहीं हटा दिया जाए। मैं हटाने की बात कर नहीं रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं सर, मैं तो सिर्फ सुझाव लेने के लिए बैठा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि उसको हटाया नहीं जाए, बल्कि जो दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों को दूर करने के लिए काम हो। अब जैसे कि अपीलीय न्यायाधिकरण है, अगर ये नियुक्ति पहले हो जाती तो बिफोर जीएसटी हम कंफर्टेबल थे क्या ज्यादा? नहीं, देखिए, अब स्थितियों को आकलन तो करेंगे हम। बिफोर जीएसटी और आफ्टर जीएसटी के फर्क ही को तो समझ रहे हैं सर। बिफोर जीएसटी ज्यादा ठीक था क्या सर? नहीं, बिफोर जीएसटी ज्यादा ठीक था। देखिए, ये भी बताइए ना सर, बता रहा हूं, आप कर रहे हैं तो मुझे ये भी समझाइए कि जीएसटी से पहले की स्थिति क्या ज्यादा माकूल थी? देखिए, ये बताइए, क्या जीएसटी से सुविधा हुई या तकनीक से सुविधा हुई? अब यहाँ पे प्रश्न ये उठेगा, जीएसटी से सुविधा हुई है तकनीक से, क्योंकि तकनीक का प्रवेश हुआ इसमें और कंप्यूटराइज सिस्टम हुआ, सब कुछ उससे सुविधाएं हुई। तो जीएसटी में जो सुविधाएं हुई ये उसमें भी हो सकती थी, लेकिन जो दिक्कतें थी वो तकनीक अगर पहली वाली कंडीशन में ले आते तो जीएसटी की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, ठीक समझ रहा हूं, जरूरत थी या नहीं थी वो बात की बात है। अगर उसमें लागू हो जाता तो हो सकता है इस तरीके की आवश्यकता नहीं होता और उसमें भी दिक्कतें भी सामने आ जाती, तब ये लागू होता तो उसमें और अच्छे सुधार हो सकते थे। आपसे कोई फुल प्रूफ प्लान तो कोई सा भी नहीं है। फुल प्रूफ प्लान तो कोई सा भी नहीं है, वो तो आपकी बात सही है। लेकिन सरकार जब किसी चीज को लेके आती है तो सरकार ये कह के नहीं बच सकती। जैसे लोग बैठे हैं ना सर, कोई एलियंस थोड़ी आके बैठ गए वहां पे, या फिर कोई उतरे हुए कहीं फरिश्ते कहीं आ गए हो जो जादू की छड़ी चलाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जादू की छड़ी, धैर्य की परीक्षा तो हमको देनी होगी। नहीं, बिल्कुल धैर्य हो गया, 7 साल का धैर्य होगा। 7 साल में बहुत सी चीजें सॉर्ट आउट होनी चाहिए थी, तो मैं वही कह रहा हूँ कि धैर्य हो गया 7 साल का। आकाश को लेते हैं, ठीक है आकाश जी, प्लीज बोलिए क्या कह रहे हैं। देखिए, आपने एक बात पूछी थी मेरे मित्र से कि आम आदमी को महंगाई के हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से क्या राहत मिली है।
आज डेटा क्लियरली बता रहा है कि आम आदमी को जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के बाद इन्फ्लेशन में राहत मिली है। सब तो महंगा हो गया कह रहे हैं, तो मैं तो आपके सामने उपाध्याय जी कह रहे हैं सब महंगा हो गया, आप कह रहे हैं राहत मिली है सर। बिल्कुल, अगर मेरे मित्र ने कहा है तो मैं पूरे प्रेम से, पूरे आदर से उनके सामने डेटा रखना चाहूंगा। डेटा वो भी रखिए देख सकते सर, हैं। रखिए सर। अभी सीपीआई इन्फ्लेशन क्या चल रही है? सीपीआई इन्फ्लेशन पिछले 3 महीने की देखें 4.75 से लेके 4.9 चल रही है। लास्ट डेटा 4.9% का है, जो कि वेल विद इन आरबीआई के कंफर्ट लेवल में है। और आरबीआई का कंफर्ट लेवल क्या है? 4 to 6%, वहां भी 5% से कम है। अब आप कंपेयर कीजिए, देखिए कोई भी एनालिसिस होता है तो कंपैरेटिव बेसिस पे होता है, आइसोलेशन में कभी नहीं होता। कंपेयर कीजिए आज दुनिया के कौन सी कंट्री में इन्फ्लेशन नहीं है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, जो रोल मॉडल इकोनॉमी मान जाती है, इतना परेशान है इन्फ्लेशन से। सर ये एग्जांपल देना ठीक होता है क्या आकाश जी? बिल्कुल, एनालिसिस तो कंपैरेटिव ही होता है। अगर क्लास में सबके मार्क्स कम आए हैं, पेपर खराब हुआ है, तो शायद जो है 60% वाला भी टॉपर हो, तो एनालिसिस तो हमेशा कंपैरेटिव ही होता है। चाइना इन्फ्लेशन से परेशान है, जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी इन्फ्लेशन से परेशान है, और हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन वेल विद इन आरबीआई कंफर्ट लेवल, और उसमें भी 4 से 6% के बैंड में। अभी आप डेटा चेक कर लीजिए, 5% से कम है, तो क्लियरली दिख रहा है। दूसरी एक और चीज, जनता जीएसटी से कितनी सर खुश है? आकाश जी एक एक करके क्लियर करके चलते हाँ, मैं हैं। एक- हमारी सक्सेस क्या इस बात पे डिपेंड करती है कि दूसरे कितने फेलियर्स हैं? जी, हमारी सक्सेस सबसे पहले इस चीज पे डिपेंड करती है कि कोई भी लॉ लाया गया, किसके लिए लाया गया? आम आदमी के लिए, आम हिंदुस्तानी के लिए, आम आदमी के लिए। तो उसकी अगर महंगाई कम हो रही है तो क्या वो रिलीफ नहीं है? कम हो रही है, बिल्कुल कम हो रही है। आपके सामने मैंने डेटा रखा। दूसरी बात, अब आपने कहा चेक करके याद कीजिए 2017 से पहले का वक्त, जब भी हम बॉर्डर क्रॉस करते थे, गाड़ी नहीं निकलती थी जनाब, 6 किलोमीटर लंबी कतारें होती थी ट्रकों की। Agree. वो ट्रक खड़े रहते थे 6 घंटे 8 घंटे। मेरे दोस्त, वो ट्रक नहीं, हिंदुस्तान की इकोनॉमी थी जो रुकी रहती थी। हिंदुस्तान की इकोनॉमी ट्रक्स पे चलती है। आज कहीं दिखता है आपको वो कितने जो है कंप्लायंसेस, कितने बर्डन कम हो गए हैं? करप्शन के कितने एलिगेशन लगते थे उस जमाने में, आज कितनी वो चीजें कम हो गई हैं? कितना जो है चीजें टेक्नोलॉजी पे बेस हो गई हैं? आज देखिए सबसे बड़ा इसका सक्सेस का बैरोमीटर मैं ये कहूंगा, पूरे देश से ये आवाज आ रही है कि पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी में लेके आए। और ये कौन कह रहा है? ये आकाश जिंदल जैसा इकोनॉमिस्ट या आकाश जिंदल .in नहीं, देश का आम आदमी कह रहा है कि पेट्रोल और डीजल पे सेंट्रल एक्साइज और वैट मिलके बहुत ज्यादा हो जाता है, जो हमें तकलीफ देता है, तो इसलिए आप जीएसटी पे ले आइए। वहां हाईएस्ट स्लैब क्या है? 28%। मेरे दोस्त ने कहा 4 स्लैब है, लेकिन तब भी हाईएस्ट स्लैब के 28%, उसमें ले आइए तो हमें रिलीफ मिल जाएगा। इस बार तो जो है कितना बड़ा रिलीफ आकाश भाई, काफी बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। कितना आज बड़ा? देखिए आप, मैं हर स्टेट का आपको गिना देता हूं, सेंट्रल एक्साइज के साथ वैट मिला के कितने टैक्स हो जाते हैं। तो पेट्रोल और डीजल में काफी जो है कमी हो जाएगी। जैसे जीएसटी में आएगा, और कमी होते ही क्या होगा? डीजल पे कमी होते ही महंगाई और कम हो जाएगी, क्योंकि डीजल पे सारा खाने पीने का सामान, दूध, सब्जियां, जितने डेली के आपके कंज्यूमेबल्स हैं, सब डीजल पे ट्रेवल करते हैं। पेट्रोल सस्ता होते ही हमारी अपनी ट्रांसपोर्टेशन, आप खुद देखिए, हम सब जो है गाड़ियां या छोटे शहरों में लोग 2 व्हीलर्स पे जाते हैं, तो ओवरऑल जो है इन्फ्लेशन, हमारी इन्फ्लेशन जो है बहुत हद तक क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स, ऑयल और डीजल पे डिपेंड करती है, वो कम हो जाएगी। और इन्फ्लेशन, लेकिन आकाश जी जो बात अभिषेक कह रहे हैं या फिर अमलेंदु जी कह रहे हैं, क्या उनको बिल्कुल ब्लाइंड फोल्ड बांध के हम दरकिनार कर दें सर? बिल्कुल ना देखें उनकी बातों में कि बिल्कुल आपको फैक्ट नहीं दिखाई देता? देखिए, मैं अपने दोनों मित्रों का सम्मान करता हूं, उनकी बात का भी सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा ये कहना है, हमारे एक मित्र ने कहा कि जी इसमें अमेंडमेंट्स आई हैं, तो एक नई चीज है, नया एक्सपेरिमेंट है। अगर उसमें कोई चीजें आ रही है, दिक्कतें आ रही है, तो उस दिक्कत को देखते हुए अगर अमेंडमेंट ले आते हैं तो उसमें बुरा क्या है? उसमें तो अच्छी बात है कि कोई भी ऑपरेशनल इशू आ रहा था, हमारे व्यापारी भाइयों को आ रहा था, टैक्सेशन अथॉरिटीज को आ रहा था, चीजों को अमेंड कर दिया गया। लेकिन आकाश जी 7 साल बाद भी अगर लोग कह रहे हैं, कुछ भी लोग चाहे कह रहे हो कि भाई हमें समझ में नहीं आ रहा है ये, और जो चीज सोची गई थी वैसी नहीं हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रेज होता है? आकाश जिंदल समझा रहे हैं, उनकी बातें हमें भी समझ में आ रही है, लेकिन अगर कोई आलोचना कर रहा है और कुछ सवाल उठा रहा है तो उनका जवाब भी तो देना होगा ना आकाश जी? मैं कह रहा हूं, सबसे पहले मैंने आपके सामने क्या रखा, आज दुनिया ग्लोबल स्लोडाउन का शिकार है, वो डेटा आपके सामने है। हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इस बात को तो आप ही नकार ये नहीं बात सकते तो मेरे बता मित्र भी। बता चुके हैं उसमें बात ना। उसमें ग्लोबल एजेंसी, आकाश जिंदल नहीं कह रहा, कह रही है कि जीएसटी एक कारण है कि हिंदुस्तान
क्यों सर पर तेजी से दौड़ता जा रहा है। अब मेरे मित्र कुछ कह रहे हैं कि ये ऑपरेशनल इश्यूज हैं, क्यों ना उनकी बात सुनी जाए, बिल्कुल सुनी जाए। अगर इसको ऑपरेशनल इश्यूज को भी दूर कर दिया जाए, जो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर दिया जाए तो और अच्छा हो जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि क्रिटिसिज्म को ना सुनिए, क्रिटिसिज्म को बिल्कुल सुनिए। ये अच्छा कानून है, बिल्कुल गुड और सिंपल टैक्स है, लेकिन इसमें अगर कुछ इनपुट्स आते हैं कि ये चीज कर दीजिए, ये चीज कर दीजिए, ये चीज कर दीजिए, उसको किया जाए ताकि और ज्यादा प्रैक्टिकल बनाया जाए और ज्यादा। अभी तो हमारे प्रधानमंत्री साहब का सपना है हम 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बने, प्रधानमंत्री साहब की गाइडेंस के अंडर हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, मोदी साहब की गाइडेंस के अंडर ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम बने। आज जीएसटी कलेक्शन इतना अच्छा हो गया, आज दुनिया सम्मान के साथ हमें देख रही है, दुनिया स्लो डाउन का शिकार है, हम बढ़ते जा रहे हैं। क्यों जनाब, कुछ ना कुछ तो है हमें, तो इसलिए जो है तो ऐसे ठीक है सर। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि दोनों रायों का सम्मान होना चाहिए, और खुद प्रधानमंत्री तो सारी रायों को एक्सेप्ट करते हैं, सुनते हैं सबकी बात और उस पर इंप्लीमेंट भी होती है। अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हैं, और अभिषेक जी यही इस बात से भी देख सकते हैं जो हालिया 53 बैठक हुई, 53वीं बैठक में कई समाधानों का जिक्र किया गया। क्या इस तरह की कोशिश आपको नहीं लगता कि आपके मन में जो क्वेरीज हैं उसके सोल्यूशन के लिए काफी हैं, या कुछ और चीजें भी होनी बाकी हैं? देखिए, पहले तो किसी का सक्सेस इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके बेनिफिट्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है। जी, अगर आप ओवरऑल एनालिसिस करेंगे या एक प्रॉफिट एंड लॉस निकालना शुरू करेंगे तो बेनिफिट्स जीएसटी के हमेशा ज़्यादा रहेंगे बनिस्बत लॉसेस के। जो इश्यूज हैं वो या तो कॉन्सेप्चुअल है या प्रोसीजरल है। अब प्रोसीजरल इश्यूज में जैसे बात हो रही है इंस्पेक्टर राज की, मान लीजिए कोई गाड़ी जाती है तो ये जो व्यापारी अपनी गाड़ी भेजते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि साहब हम अपने यहाँ बैठकर ई-वे बिल बना लेते हैं, तो ई-वे बिल में जहां छोटी गलती पर 1000 रुपए की पेनल्टी लगाने का प्रावधान है वो मानी नहीं जाती, लाखों रुपए की पेनल्टी लगाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो 129 के केसेस हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट्स ही हैं, जहां पर एक गाड़ी का नंबर एंड में 48 था, 48 था, वो गलती से 84 लिखा गया। अब 48 का नंबर, मतलब जो 4 नंबर थे, आखिरी नंबर 48 था, वो 84 लिखा गया। क्या इससे कोई टैक्स चोरी हो सकती है? नहीं। तो छोटी छोटी चीज़ों को जो इंस्पेक्टर राज है उससे एक्साइज में भी लोग परेशान थे, वैट में भी परेशान थे, और इसमें धीरे धीरे हम उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। अगर आप बेनिफिट देखेंगे, देखिए जीएसटी के बेनिफिट्स हमेशा उसके लॉसेस से ज्यादा रहेंगे। गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन नीचे जो एग्जीक्यूशन लेवल पे, देखिए इसमें दो तीन चीजें कहूंगा। अब देखिए, जैसे आपने 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग की बात करी कि साहब रिलीफ दी गई। अब जैसे स्टूडेंट्स हैं, हॉस्टल में रहते हैं, इस पर जीएसटी लगा दिया गया था। ये 7 साल बाद अब जाकर रिलीफ दिया गया, जब उन्होंने 7 साल बाद ये रिलीफ दिया गया है, और कहा गया कि स्टूडेंट हॉस्टल अगर प्राइवेट हॉस्टल से और 20,000 रुपए तक मंथली दे रहे हैं और 9 महीने वो 90 डेज मिनिमम रहते हैं, तो हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। लेकिन 6.5 साल तक तो वो नोटिस झेल रहे हैं। आप अगर जहां भी एजुकेशन हब है, वो मान लीजिए कोटा है, तो आप अगर कोटा में पता करेंगे तो कई नोटिस आ चुके हैं, हर आदमी नोटिस झेल रहा है। रिलीफ मिला ना सर? 7 साल बाद मिला। तो सर अंतिम बैच थोड़ी था सर, तो बच्चों पढ़ेंगे ना, वो खत्म हो गई। घनश्याम जी, जुडिशरी में एक बात बोली जाती है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो जो ये सुधार है, समस्या ये नहीं कि सुधार करा जा रहा है, समस्या ये है कि सुधार की गति बहुत धीमी है। कोई अगर जीएसटी को क्रिटिसाइज कर रहा है या प्रोसीजर को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो वो जीएसटी एज अ कॉन्सेप्ट क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, वो सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। जीएसटी काउंसिल का अपना कॉम्बिनेशन है, जरूरी नहीं कि सरकार सारे काम करवा सके। और जो बात है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में ले आइए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, पेट्रोल और डीजल जीएसटी में ऑलरेडी है, लिखा हुआ है, जीएसटी में है, सिर्फ रेट जीएसटी काउंसिल में फाइनल होना है। आप चाहें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बार की देख लीजिए, वित्त मंत्री ने भी यही कहा है। और हाईएस्ट रेट 28% है, लेकिन 28% के ऊपर सेस लगाया जा सकता है। तो पेट्रोल और डीजल जब भी आएगा, हाईएस्ट रेट 28% नहीं होगा, 28
प्लस होगा। सेस होगा। और किसी को आईटीसी में क्रेडिट नहीं मिलेगा, 17(5) में वो ब्लॉक होगा ही होगा, तो उसका एक इंपैक्ट होगा। ये बात जरूर है कि जीएसटी में आने के बाद रिलीफ मिलेगा, लेकिन रिलीफ कितना मिलेगा ये उम्मीद करना चाहिए, क्योंकि जब भी सर दवाई खाने से पहले हम समझ, मैं ये तो कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जब जीएसटी में आएगा तो रिलीफ मिलेगा। सर नहीं मिलेगा अगली दवाई, अरे भाई मैं तो कह रहा हूं कि रिलीफ बढ़ा दी जाएगी। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं कि रिलीफ मिलेगा जब आएगा। ठीक है, आकाश कुछ कह रहे हैं काउंटर, फिर मैं सिंघल साहब आपके पास आ रहा हूं। आकाश जी प्लीज। मेरे मित्र ने जो बात कही है, क्या सबसे पहले तो ये एजम्पशन है कि सेस लगेगा। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है कि सेस लगेगा, एक एजम्पशन को लेके हम चल रहे हैं। नहीं लग सकता है ना, वो लग सकता है सर, उसका ऑप्शन है ना। चल सुनिए ना, हाँ सेस लगता भी है, क्या वो सेस लग के अभी कैलकुलेशन करते हैं, अभी पेपर पेन लेते हैं, इतना ज्यादा सेस लग सकता है कि वो सेंट्रल एक्साइज और वैट का जो कंबाइंड टैक्स है उससे भी ज्यादा हो जाए? क्या उतना सेस लग सकता है? हम सब जानते हैं प्रैक्टिकली नहीं लग सकता। अब आती है मेरे मित्र ने बात कही है जो क्रेडिट की। क्रेडिट एक नौकरी पेशा व्यक्ति है, जॉब कर रहा है, उसको अपनी गाड़ी लेके ऑफिस जाना है, वापस आना है, कहां से उसे क्रेडिट लेना है? उसको तो कहीं से क्रेडिट नहीं लेना, उसका तो वो जो खर्चा हो गया, उसका जो कंज्यूम हो गया। ठीक है ना। एक मेरा दूध वाला भैया है, मोटरसाइकिल पे जो है दूध सप्लाई करता है घरों में, मेरे आपके हमारे मित्र के घर में वही आता है दूध देने, उसको तो कहीं से उसका इनपुट क्रेडिट नहीं लेना। ठीक है ना। तो बहुत जगह तो जो है यही चीज हो जाएगी कि उसको फायदा हो जाएगा। क्या हम ये, मेरा प्रश्न बड़ा डायरेक्ट है, सोच सकते हैं कि सेस उतना ज्यादा हो जाएगा कि आज सेंट्रल एक्साइज और वैट के कंबाइंड रेट से भी कहीं ज्यादा हो जाएगा? नहीं होगा, तभी तो सारे हिंदुस्तान में ये डिमांड हो रही है। पर क्या ये सोचा जाना गलत है कि सेस लग सकता है? क्या हम सारे इफ एंड बट लेके नहीं चलते सर किसी भी चीज की शुरुआत के लिए? हमारे पास प्लान बी क्या नहीं होना चाहिए? अगर ए फेल हो जाता है, अगर अभिषेक की बातें कर रहे हैं, तो आपको क्यों लगता है सर इस पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए? नहीं, मैंने ये कहा है कि मेरे मित्र ने जो बातें कही हैं प्रोसीजर को लेके, एक इन्होंने बात कही है इम्प्लीमेंटेशन को लेके कि जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनकी अप्रोच क्या है, वहां मैं इनके साथ हूं। उस चीज को बिल्कुल देखा जाना चाहिए कि अगर इम्प्लीमेंटेशन, उसका एग्जीक्यूशन सही नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए लॉ तभी इफेक्टिव होगा उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है बिल्कुल जो लोएस्ट लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो इम्प्लीमेंटेशन जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन इस हिसाब से होना चाहिए कि जो व्यापारी है, ट्रेडर है, उसके प्रति एक अच्छी भावना रखी जाए कि हाँ उसकी मदद करनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अपने मित्र के बिल्कुल साथ हूं इस चीज को लेके, बट साथ ही साथ जो चीजें अपेरेंटली हमें बेनिफिट दिख रहे हैं, दुनिया गिनवा रही है बेनिफिट को, मैं नहीं कह रहा, ग्लोबल एजेंसीज कह रही है कि बेनिफिट है, इतना ज्यादा कलेक्शन हो रही है। अब आप इसका दूसरा एंगल देखिए, 2,10,000 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन होती है। ठीक है। अब वो किस में काम आती है? आम आदमी के वेलफेयर में। अब जो मेरे गरीब भाई बहन जिनको अनाज मिल रहा है, उनको वो पैसे कहां से मिल रहा है? सरकार अपनी जेब से दे रही है। देखिए वो जीएसटी कलेक्शन जैसे टैक्स है उससे मिल रहा है फायदा। ठीक है आकाश, अभी और समझूंगा मैं आपसे, और समझूंगा। सिंघल साहब भी मेरे साथ हैं। तो सिंघल साहब, असल में व्यापारियों पे आके सब कुछ सेंट्रिक हो जाता है जब जीएसटी की बात करते हैं सर, लेकिन क्रेता और विक्रेता के बीच में जीएसटी को जिस तरह का पुल बनना था, जो ब्रिज स्टैब्लिश होना था, क्या वो हो पाया? बिल्कुल हो पाया। इसके अंदर समझना यह है कि जैसे कहते हैं, अभी कहा कि इसको अभी व्यापारी नहीं समझ पा रहा है या लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसके अंदर चेंजेस नहीं आ पा रहे हैं टू द पॉइंट। जिस व्यापारी को पहले 5 लाख रुपए की जो सेल किया करता था वह वैट के दायरे में आता था। जीएसटी लागू हुआ, जो 5 लाख का दायरा था बढ़ा करके 40 लाख कर दिया गया। 10 लाख तक की सर्विस देने वाला व्यक्ति पहले वैट के दायरे में आता था, सर्विस टैक्स के दायरे में आता था। आज वह दायरा बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया। जो व्यापारी 40 लाख की सेल करता है, हम उसे समझते हैं कि वैसे थोड़ा समय जीएसटी को समझने के लिए भी अपने वकील के पास, अपनी किताबों में, अपने सिस्टम में देने की आवश्यकता है। छोटा सा मोबाइल लेकर के आता है बच्चा, वह उस मोबाइल को 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर समझ जाता है।
वजह होती है लगन की। अगर हमारे अंदर लगन है, हम थोड़ा सा अपने व्यापार में से समय निकालकर जीएसटी को समझने की कोशिश करेंगे तो निसंदेह उसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो ये एफर्ट्स आपने किए क्या सर? बिल्कुल लगातार ये एफर्ट्स किए हैं। ये वजह है, ये किताबें आपके सामने दिख रही हैं जो 2017 से लगातार अब तक प्रकाशित करते आ रहे हैं। छोटा सा भी चेंजेस आता है तो हम व्यापारियों तक इसको भेजने का काम करते हैं। जहां तक ये किताबें हमारी नहीं पहुंच पाती हैं, कुरियर के माध्यम से हम इसको सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप के माध्यम से ई बुक्स उनके पास भेजने का काम करते हैं और उनको समझाने का काम करते हैं। जो दायरे में नहीं है उसको भी समझाया जाता है, क्योंकि एक दिन उसका व्यापार बड़ा होगा और एक दिन उसके ऊपर ये लागू होगा। सर महानगरों में बैठा व्यापारी और कहीं दूर बैठा हुआ व्यापारी, आपको फर्क समझ में आ रहा है सर? बिल्कुल समझ में आता है। जो बाहर दूर बैठा हुआ व्यापारी है वह शायद इस दायरे में इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि उसकी सेल इतनी नहीं होती, लेकिन महानगर का प्रत्येक व्यापारी इस दायरे के अंदर आ जाता है कि वह जीएसटी पे कर रहा है। जो जीएसटी से आज बच रहा है वह गलत कर रहा है और वह देखता है कि लंबे समय में लॉन्ग टर्म उसको नुकसान ही होता है अगर वह अपने आप को किसी भी तरह से जीएसटी से बचाने की कोशिश करता है। हमारी प्राथमिकता होती है कि अगर हम दायरे में नहीं भी आए तब भी अपना पंजीकरण जीएसटी के अंदर कराएं, ताकि जिस दिन हम उस दायरे में आ जाएं, जब हम 20 लाख की टर्नओवर करने लगे, 40 लाख की सेल करने लगे, तो उस दिन पहले दिन से ही हम जीएसटी के साथ परिपक्व हो और अपना जीएसटी समय से भरने लगे और उसको समझने लगे। तो जीएसटी से बचना नहीं है, इसको जीएसटी से बचना नहीं है, इसको अपनाना है। विरोध हो सकता है, हमें वो लिख करके देना है। जिस दिन पहले दिन ये लागू हुआ था सभी व्यवसायी इसका विरोध कर रहे थे। हमारी इंडस्ट्री ऐसी थी जो लगातार इसको पूरे हिंदुस्तान में कह रही थी कि इसको अपनाओ, क्योंकि जो चीज लागू हुई है वो उसे हमारा देना हमारा धर्म है। हम उसके अंदर अपनी बातें रख सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस लाने के लिए कह सकते हैं, लेकिन उससे हमें भागना नहीं है, उसका हमें विरोध नहीं करना है, हमें उसे अपनाते हुए उसके अंदर चेंजेस की बात करनी है। ठीक है, तो जीएसटी से नहीं भागना है, लेकिन टीवी है और टीवी में ब्रेक से नहीं भाग सकता हूं, तो एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो चर्चा को आगे यहीं से बढ़ाएंगे। जीएसटी अहम मुद्दा है आज, रहिएगा मेरे साथ। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। तो सच के साथ आप देख रहे हैं और सच के साथ में आज हम बात कर रहे हैं जीएसटी की। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 फेज हमने पार कर लिए, लास्ट पड़ाव है सॉल्यूशंस की बात करेंगे, कुछ और बातें भी इस फेज में होंगी। अमलेंदु जी मेरे साथ हैं। अमलेंदु जी, आजादी के बाद अगर 10 बड़ी उपलब्धियों की बात करें तो क्या इन 10 बड़ी उपलब्धियों में आप जीएसटी को शुमार करते हैं? हालांकि मैं जवाब आपको जानता हूं, फिर भी पूछ रहा हूं, और अगर आप करते हैं तो फिर सर कौन सा रैंक देंगे और क्यों? ये देखिए, ये 10 बड़ी उपलब्धियां गिनना और फिर उनको रैंक देना ये बड़ा थोड़ा कठिन काम है। और चूंकि मैं कोई रेटिंग नहीं सर, आप सीनियर जर्नलिस्ट है मेरे पैनल के और वरिष्ठ नहीं वो ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे ना सर कि आप 10 बड़ी उपलब्धियों में मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, 10 बड़ी उपलब्धियां और भी बहुत सी हो सकती हैं, ये भी उपलब्धि हो सकती है। और मैंने पहले कहा था मैं आपका जवाब जानता हूं। नहीं, लेकिन मेरा जो अब तक का कहने का है, वो कहने का यही है कि जो देखिए ठीक है, कानून लागू हुआ है, उसमें अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, नियमावली बार बार बदली जा रही है, ठीक है, वो बदलती रहती है, लेकिन अगर ये पहले इस पर विचार किया जाता, उसके बाद आता, तो इतनी बार बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सर तैराक जब डूबता है सर, उसे पता थोड़ी होता है कितना गहरा है, तैराक है तब गहराई का अंदाजा होता है। जी मैं सही हूं तो बताइए, नहीं तो टोकिए सर। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, तो कोशिश करेंगे तभी पता चलेगा ना किस तरह की दिक्कतें हैं। कानून जो है वो तैराक नहीं हो सकता ना। कानून जब आएगा तो तमाम पक्षों से विचार विमर्श करने के बाद और उसके बाद आता है। देखिए, कानून भी जब बनता है तो उसके बाद डूब जाता है, वो भी ट्रेनिंग के बाद डूबता है ना सर। नहीं, तैराक डूबता है ठीक है, लेकिन सरकार ये कह के नहीं बच सकती कि इस कानून को हम अपना सकते हैं, मतलब इसको हम पहले आजमा लें, इसका क्या है। नहीं, पर सरकार ये भी नहीं कह रही ना कि जो सुधार है हम उसके लिए तैयार नहीं है। नहीं, कह नहीं रही, लेकिन होने चाहिए ना। तैयार है ना, हमेशा तैयार है। अब जैसे मैंने कहा कि अपीलीय प्राधिकरण जो था वो 7 साल के बाद अगर उसमें नियुक्ति हो रही है, जो 7 साल पहले हो जानी चाहिए थी, तो बहुत से मामले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक नहीं पहुंचते। जैसे मैंने बताया कि एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट में 300 काउंसिल की बैठक होती है। काउंसिल की बैठक अलग है, लेकिन जीएसटी के विवाद को लेकर के जो नोटिस आते हैं उनके खिलाफ जो तो आपको एक ही दिक्कत है सर, विवाद। हाँ, विवाद से बचना चाहिए, विवाद से बचना चाहिए। विवाद की दिक्कत है कि विवाद से मामले जा रहे हैं वो सही से सॉल्व नहीं हो रहे हैं। वो बिल्कुल राज्य केंद्र के संबंधों को लेकर,
राज्य केंद्र के संबंधों को लेकर के भी और व्यापारियों के उस लिहाज से भी बाकी सब ठीक है। बाकी टेस्ट के एग्जिस्टेंस बाकी सब ठीक है। बाकी सब फर्स्ट क्लास है। हाँ, विसंगतियां दूर जो है वो होनी चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार करेगी भी आने वाले समय में, बहुत से पहुंच रहे होंगे सुझाव। तो अभिषेक जी, ऑडिट की बात करें, सर्वे की बात करें, रिवर्स चार्ज की बात करें, ये जो मैकेनिज्म है सारे, ये तमाम जितने मैकेनिज्म है, ये जीएसटी को कितना पावरफुल बनाते हैं, या फिर इसमें भी आपको लगता है कि एक सुधार की बड़ी गुंजाइश है जिसको बहुत जल्द कर लेना चाहिए, नहीं तो जीएसटी का जो मूल स्वभाव है वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा? इंस्पेक्टर राज की वापसी जीएसटी से हो चुकी है कुछ हद तक। अच्छा। और जो ये इंस्पेक्शन हो रहे हैं प्लस मल्टीपल एजेंसीज हैं, एक व्यापारी एक जगह रजिस्टर्ड है, उसको ये नहीं पता कि उसे किससे नोटिस आएगा, किससे सम्मन आएगा। और ऑडिट्स जो हो रहे हैं आज की डेट में वो फाइनेंशियल ईयर 17-18 से आज तक का नोटिस भेज रहे हैं, जबकि सेक्शन 73 का टाइम निकल चुका है। 74 में नोटिस भेज रहे हैं और 74 के लिए जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो एजेंसीज पर होता है। अच्छा। तो वो नहीं होता। देखिए, जब भी मैं फिर कह रहा हूं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, जब भी आप बेनिफिट और लॉस की बात करेंगे, जीएसटी में बेनिफिट का पलड़ा हमेशा भारी होगा। यहां पर जो सबसे ज्यादा समस्या है वो है अधिकारियों का निरंकुश होना, इंस्पेक्टर राज की वापसी। तो नोटिस, इंस्पेक्शन, जो गाड़ियां रोकी जाती हैं रात में, जो ट्रेवल की जो आप कह रहे हो, ट्रक्स वगैरह, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और जो जीएसटी ऑडिट जिस तरह डिपार्टमेंट कर रहा है वो कुछ हद तक एक तो टाइम बार्ड है, 74 में नोटिस दे रहे हैं जो कि टाइम बनता नहीं। तो कहीं ना कहीं इनको सुधार कर लिया जाए। और जीएसटी ट्रिब्यूनल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ उसके प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट हुआ है, वो स्टार्ट जनवरी-फरवरी में होगा जाकर, इससे पहले स्टार्ट नहीं होगा। आप देख लेना, मैं तो सरकार में नहीं हूं, लेकिन मुझे अंदाजा है कि 2025 से पहले हम जीएसटी ट्रिब्यूनल फंक्शनल नहीं देख पाएंगे। अभिषेक जी, आपकी एक बात बहुत अच्छी है सर, आप इतनी सारी खामियां बताते हैं, फिर ये भी बता देते हैं भाई जीएसटी के बेनिफिट भी हैं। सर, ये कंफ्यूजन में मेरा व्यूअर आ जाएगा कि अभिषेक जी का मतलब स्टैंड किस साइड है। सर, इतनी सारी आप बोलते हैं जीएसटी के बहुत बेनिफिट हैं, फिर आप 50-100 दिक्कतें बता देते हैं। सर, एक साइड हो जाए तो समझ आ जाए। एक नहीं हो पाएंगे। नहीं, देखिए, किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी बुरा भी। और अगर आप मुझसे, फिर मैं वही बात कर रहा हूं, अगर दोनों को टेक्निकली क्वालिफाई करोगे तो बेनिफिट ज्यादा हैं, नुकसान कम है। ठीक है सर। इसके 90% नुकसान एक दिन में खत्म हो सकते हैं अगर आप अधिकारियों को कंट्रोल कर लो। सर, इस शो के बाद मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस शो को देखिएगा आप फिर से रिपीट में, और देखिएगा सर किस तरीके से आपने बेनिफिट्स बताए और किस तरफ से आपने खामियां बताई हैं। फिर मैं आपको फीडबैक भी चाहूंगा। फिलहाल तो आगे बढ़ता हूं मैं, आकाश जी मेरे साथ हैं। तो आकाश जी, क्या कुछ बड़े कदम वाकई उठाए जाने की जरूरत है अगर हमें एक देश एक टैक्स की जो अवधारणा है उसको साकार करना है? क्योंकि इससे डिनाई नहीं कर सकते कि इस कॉन्सेप्ट को फुलफिल तो नहीं कर पाए हम फुली। देखिए, फुलफिल करने के रास्ते पे काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। 90% तक रास्ता हम कवर कर चुके हैं बहुत कामयाबी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और उनकी सरकार की सैल्यूट करूंगा जो इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट लेके आए जिससे देश का आम आदमी खुश है, महंगाई कम हुई है, व्यापारी भाई भी उससे इन जनरल खुश हैं। हाँ, कुछ इश्यूज हैं। और दूसरी बात जो मेरे मित्र कह रहे थे, वहां मैं उनसे सहमत नहीं हूं। लॉज को तो डायनेमिक होना ही चाहिए, लॉज शुड बी डायनेमिक, ताकि सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उनको अमेंड किया जा सके। अल्टीमेटली तो जो है, हमने आम आदमी का, यूजर का बेनिफिट देखना है। कुछ ऑपरेशनल इश्यूज हैं, ठीक है, अगर इंस्पेक्टर राज होता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। अगर इंप्लीमेंटेशन में इश्यूज आते हैं, डेफिनेटली वहां सुधार होने चाहिए। तो ठीक है, सुधार की गुंजाइश है, लेकिन सुधार की गुंजाइश का मतलब ये नहीं है कि कॉन्सेप्ट सही नहीं है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, हाँ, चीजें अच्छी हैं, बढ़िया है, और बढ़िया की जा सकती है। मेरा ये कहना है, देयर इज अ स्कोप फॉर बेटरमेंट। जो ऑपरेशनल इश्यूज हैं, जहां इंप्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है, जहां कुछ इश्यूज हैं, ओवरलैपिंग हो रही है, उनका सॉल्यूशन जल्दी ढूंढा जाए, ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज जीएसटी देश की जो तरक्की हो रही है, जो देश आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना हुआ है इस सरकार के अंडर, उसमें जीएसटी का बहुत बड़ा रोल है। ये क्लियरली आकाश जिंदल और akashjindal.in का मानना है। ठीक है सर। सिंघल साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो सिंघल साहब, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ता हुआ कदम और उसमें जीएसटी का सहयोग और उसमें व्यापारियों का कंट्रीब्यूशन
सर ये कॉम्बिनेशंस अगर हम सब जोड़ें तो आपको क्या एक बड़ी तस्वीर दिखाई देती है जो सकारात्मक है, जो अफर्मेटिव है, जो पॉजिटिव है? आपका स्टेक क्या है सर इन बिहाफ ऑफ व्यापारीज? बहुत अच्छा है। आगे आने वाले समय के लिए, हमारी तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए बहुत अच्छा कदम है जीएसटी। इसके अंदर जैसे बात हो रही थी कि हाँ भाई टैक्स जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म जब होगा तब होगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो एक ही ट्रेड के अंदर आती हैं उनको ज़रूर सेम होने की आवश्यकता है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं तो 5% टैक्स लगाया जाता है रेस्टोरेंट के ऊपर, कैटरिंग के ऊपर, जहां पे लड़की वाला अपनी बिटिया की शादी करता है, लेकिन वही बिटिया वाला अगर एक टेंट को किराए पर लेता है और खाना अपने पास से बनवाता है तो उसके ऊपर 18% टैक्स लगाया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत निवेदन रहता है हम लोगों का, हमारी एसोसिएशन का लगातार, कि 18% टेंट के ऊपर जो शादियों में लगाया जा रहा है इसको खत्म कर दिया जाए अथवा उसी खाने की तरह 5% पर कर दिया जाए। दूसरा वजह होती है हमारे साथ व्यापारियों के साथ एक बना दिया गया कंज्यूमर कोड जो कंज्यूमर के फायदे की बात करता है। दूसरा जीएसटी का कोड बना दिया गया जो अधिकारियों के फायदे की बात करता है। अधिकार जो व्यापारी के हैं, जो जीएसटी की जो कोड बने वो व्यापारियों की तरह सोचे, व्यापारियों की प्रॉब्लम्स को एक मानते हुए उनका सहायक बने, उनको दर्द ना हो उस कोड के अंदर जाते हुए। व्यापारी साथ में है जीएसटी के और सरकार के? व्यापारी साथ में है, सरकार के साथ भी है और जीएसटी के साथ भी है। ठीक है सर, तो जीएसटी का 7 साल का सफर आज हमने आप सभी के मार्फत समझने की कोशिश की, आप सभी ने समय निकाला स्टूडियो में आए, थैंक यू सो वेरी मच। तो फिर ये सफर अलग अलग पड़ाव से होकर यहां तक गुजरा है और इन तमाम पड़ाव को मेरे पैनलिस्ट ने आपको समझाने की कोशिश की। दोनों ही पक्ष बेबाकी के साथ डीडी किसान हमेशा रखता है और आज भी हमने रखा। उम्मीद करते हैं कि कुछ बातें आपको आज जरूर समझ आई होगी। सच के साथ के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी और हाँ 23 तारीख को बजट है, उस दिन पूरे दिन हम आपके साथ रहेंगे, देखिएगा जरूर। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। इंदौर के कारीगर फूंक रहे हैं खिलौनों में नई जान। प्लास्टिक के दौर में है नई चॉइस, इंदौर के लेदर टॉयज। मिट्टी को बदल दे अद्भुत कला में, ये जज्बा है खुर्जा के कारीगरों में। जीआई टैग्स इनके हौसलों को दे रहा है उड़ान। जीआई टैग मिला है तो जाहिर सी बात है सरकार हमारे साथ होगी, सारे स्तर पे लोगों को फायदा पहुंचेगा। कहानियां सम्मान की, उत्थान की, हर शनिवार सुबह 11 बजे और पुनः प्रसारण शाम 4 बजे। अतुल्य भारत की अमूल्य निधियां सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। तोड़कर मजबूरी की जंजीरें, मेरी मेहनत से निकले चमकते हीरे। पल छिन्न बरसते थे बादल, थी धूप कड़कती
हर पल मेरे सीने में एक उम्मीद धड़कती। अपनी देह को खाद बनाया, बंजर भूमि में फूंके प्राण। भारत की फार्म लेडी, ये हैं धरती की शान। भारत की फार्म लेडी जल्द आ रही है डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।